हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कविश इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं क्लास 8 का जो है आपके लिए अलजेब्रा चैप्टर लेकर आई हूँ और यहाँ पे मैं आज फर्स्ट क्लास आपको अलजेब्रा के ऊपर मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो गाइस चलिए टाइम वेस्ट के बिना शुरू करते हैं। अलजेब्रा एक्चुअली में ये अलजेब्रा होता क्या है? देखो गाइस, आप लोग कभी इधर उधर कोई बुक में क्वेश्चंस देखे होंगे तो उसमें आपके नंबर्स भी होते हैं, लेटर्स भी होते हैं और वो कुछ इक्वेशन फॉर्म में बना होता है जिसको हमको डिफाइन करना होता है। ठीक है, तो हम लोग पहले वो चीज़ समझते हैं एक एक स्टेप की होता क्या है डेफिनेशंस के साथ में, और फिर हम बताएंगे कि इसको पूरा सॉल्व कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आप पहला देख रहे हो टर्म जो है कि टर्म क्या होता है। दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे टर्म का डेफिनेशन लिखा है, वो क्या होता है? वेरियस पार्ट्स ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस विच आर सेपरेटेड बाय द साइन ऑफ प्लस और माइनस आर कॉल्ड टर्म्स। एक ही इक्वेशंस के अंदर में जब बहुत सारे पार्ट्स या बहुत सारे टर्म्स ऐसे दिए होते हैं जो प्लस और माइनस साइन से अंतर आते हैं, अलग अलग डिफाइन हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग लेंगे 2/3x प्लस 7/4 y -4, तो ये हमारा एक अलग पार्ट का टर्म होगा जो कि सेकेंड पार्ट से प्लस साइन के साथ में अलग हो रहा है। ठीक है, ये दोनों टर्म आपस में किससे अलग हो रहा है? प्लस के माध्यम से। ये प्लस हमें ये डिनोट कर रहा है कि ये टर्म इससे डिफरेंट है, इसमें हमको कुछ ऐड करना है, इसके वजह से ये अलग हो रहा है। सिमिलरली ये माइनस साइन जो होता है ये भी मेरा 4 को 7/4y से अलग डिफाइन कर रहा है। इट मीन्स कि हम कोई भी इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, उसमें अगर हमको बोला जाए कि बताओ इस इक्वेशंस में कितने टर्म हैं, तो आपको ये बताना रहेगा। कैसे? आपको ये देखना रहेगा कि प्लस माइनस अगर के साथ में कितने टर्म आ रहा है। तो यहाँ पे ये मेरा 1, 2 एंड 3 टर्म इसके अंदर में मौजूद है, राइट। अगर हम कहें आपको सपोज -5/7x² -5/7x² और आपसे पूछा जाए टेल मी हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन प्रेजेंट इक्वेशन, तो आप यहाँ पे क्या देखोगे? हमको कैसे टर्म को डिफाइन करना रहेगा? प्लस और माइनस देखना रहेगा कि क्या दो टर्म के बीच प्लस या माइनस आ रहा है। तो क्या हमारा इस टर्म में प्लस एंड माइनस आ रहा है यहाँ कॉर्नर में, बट हमारा ये सेंटर में जो x² और y है इसके बीच में कोई प्लस या माइनस की साइन नहीं है, या फिर इट्स न्यूमेरिक वैल्यू और यहाँ पे लेटर वैल्यू के बीच में भी कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है, तो इट विल कंसिडर ओनली अ वन टर्म, अ सिंगल टर्म, दैट इज हमारा ये एक ही टर्म के अंदर कंसीडर कहलाएगा। इज दैट क्लियर? तो आई होप टर्म का डेफिनेशन आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि टर्म हमको अगर कोई इक्वेशन गिवन है और उसमें हमको बोला जाए कि आइडेंटिफाई हाउ मेनी टर्म्स आर प्रेजेंट इन दिस इक्वेशन, तो आप लोग इजिली अब आइडेंटिफाई कर सकते हो। सेकेंड थिंग यहाँ पे हमको ये ध्यान रखना है कि टर्म की जब बात हो रही होती है तो वहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि वो हमारा फ्रैक्शन वैल्यू में है या होल नंबर में है, किस तरीके से। इस पर कोई बाउंडेशन नहीं है कि ये नंबर खाली टर्म्स जो है खाली हमारा होल नंबर के टर्म में रहे, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। सिंपल इस तरीके का भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल x³ + x² - 2xy। अब आप क्या देख रहे हो कि ये पूरी टर्म मेरी खाली लेटर के फॉर्म में है, xy। यहाँ पे मेरा कोई भी 2x 3x या प्लस कांस्टेंट टर्म 4 इस तरीके से कुछ नहीं है, तो ये भी मेरा अलजेब्रिक इक्वेशन है। इसके अंदर भी टर्म्स है, प्लस से ये मेरा अलग हुआ, फिर ये अलग हुआ क्योंकि यहाँ माइनस है, और ये अलग हुआ, तो देयर आर 3 टर्म्स ऑल टुगेदर। ठीक है, there are 3 terms all together which can be separated by the sign plus and the minus, and we have to be very careful to identify कि what are the terms. ठीक है, now move towards आगे बढ़ने के लिए हम लोग देखते हैं अब कॉन्सोनेंट में हमारा यहाँ पे कांस्टेंट में हमको क्या ध्यान रखना होता है? जब कोई अलजेब्रिक इक्वेशन होती है जहाँ पे हम लोग कोई नंबर के आगे जब लेटर्स के साथ डिफाइन नहीं करते हैं, नंबर इटसेल्फ वो रहता है, उसे हम लोग कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है, तो कांस्टेंट में यहाँ क्या हो जाएगा? इन अलजेब्रिक इक्वेशन व्हेन द नंबर
are written alone without any variable are called consonant, are called constant. Is that clear? That is, अब इसमें हमको क्या देखना है, कैसे पता चलेगा? अगर हम कहें -4, खाली एक अलजेब्रिक इक्वेशन दिया -4, क्या ये हमारा कांस्टेंट है? पहले तो ये बताइए कि क्या ये हमारा अलजेब्रिक इक्वेशन है? तो ऑफ कोर्स ये हमारा अलजेब्रिक इक्वेशन है विथ जस्ट ओनली वन टर्म, दैट इज -4. अब ये बताइए कि ये -4 जो टर्म है ये मेरा कांस्टेंट है या वेरिएबल? तो डियर ये मेरा कांस्टेंट है, बिकॉज ये अकेला खाली न्यूमेरिक वैल्यू है. इसके साथ कोई अदर लेटर सपोज x, y, z, p, q, m, n इस तरीके के लेटर्स नहीं गिवन है, यानी कि कोई वेरिएबल्स नहीं गिवन है. तो इसीलिए ये -4 मेरा कांस्टेंट है. सेकेंड इक्वेशन आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए, ताकि हम देख सकते हैं कि आप लोग कितने फोकस कर रहे हैं. सपोज अगर है -2/3x² प्लस 4y और प्लस 4x और -7. तो अगर मैं पूछूं कि बताओ इस पूरे टर्म में, इस पूरे अलजेब्रिक इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म क्या है, तो हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट टर्म. तो यहाँ पे मेरा कांस्टेंट टर्म जस्ट ओनली -7 है. क्यों? क्योंकि बाकी 2/3 के साथ भी मेरा वेरिएबल है x², 4 के साथ भी वेरिएबल है x, और बस एक अकेला -7 है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है. सो द नंबर विच हैव नो वेरिएबल विथ अस, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे कांस्टेंट. इज दैट क्लियर? तो अगर आपको इससे किसी इक्वेशन दे दिया जाए और आपको बोला जाए फाइंड द कांस्टेंट टर्म फ्रॉम हियर, तो आपको यहाँ पे आप खाली -7 रखना है. यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग एक बात ध्यान जरूर रखिएगा कि कांस्टेंट टर्म जो होता है, उस कांस्टेंट टर्म के अंदर जब हमको डिफाइन करना होता है ना कि कांस्टेंट टर्म इसमें से पता हो क्या है, तो साइन जरूर ध्यान रखना. अगर यहाँ पे -7 है तो हमको कांस्टेंट -7 लिखना है, खाली न्यूमेरिक वैल्यू 7 उठा के नहीं लिखना है, साइन के साथ लिखना है. अगर +7 है तब हम खाली 7 लिख सकते हैं, लेकिन अगर साइन नेगेटिव है तो हमको उस नेगेटिव के साथ में आंसर करना है. फॉर एग्जाम्पल इन दिस -4 था, तो कांस्टेंट मेरा -4 ही रहेगा, खाली 4 नहीं होगा. ये बात जरूर ध्यान रखिएगा. ओके, तो आगे बढ़ते हैं. अब नेक्स्ट टर्म है मेरा वेरिएबल. नेक्स्ट टर्म है वेरिएबल. क्या होता है? अभी हमने कांस्टेंट वाले टर्म में वेरिएबल बाबा बोल रही थी, तो आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि वेरिएबल होता क्या. तो जिस तरीके से कांस्टेंट एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है, उसी तरीके से वेरिएबल जो होती है वो अपना एक लेटरिक फॉर्म होता है. ABC, PQR, LMN, इस तरीके से वो लेटर के फॉर्म में होता है. और जब इक्वेशंस में लेटर्स के फॉर्म में कोई टर्म एक्सप्रेस किया जाता है तो उसे हम लोग वेरिएबल बोलते हैं. ठीक है, तो वेरिएबल्स क्या होता है? इन algebraic expression when terms are defined in letters form, it is called variable. इज दैट क्लियर? जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा. अगर सपोज मैं कहूँ 2/3x, या फिर मैं कहूँ -7/9y², या फिर मैं कहूँ खाली xy, या मैं कहूँ -4x + 3y - 4. ठीक है, तो यहाँ पे मेरा वेरिएबल क्या होगा? देखो ये एक अलग मैंने एग्जांपल लिया 2/3x, तो वेरिएबल मेरा x है. इज दैट क्लियर? क्योंकि x ही लेटर के फॉर्म में है. और अगर मैं -7/9y² का एग्जांपल उठाती हूँ तो यहाँ पे मेरा वेरिएबल क्या हो जाएगा? y², बिकॉज y मेरा लेटर के फॉर्म में है. थर्ड एग्जांपल xy, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या हो जाएगा? मेरा xy दोनों ही वेरिएबल हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? मेरा लेटर्स के फॉर्म में है. एंड इस इक्वेशन में मेरा x और y ये वेरिएबल हो जाएगा
और -4 मैंने जैसा लास्ट अभी समझाया कि वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो इज दैट क्लियर कि वेरिएबल क्या होता है? ओके, नेक्स्ट मूव टूवर्ड, आगे बढ़ते हैं, मूव फॉरवर्ड। हम अब समझते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट हमारा क्या होता है? जब वेरिएबल्स के साथ में वेरिएबल्स के आगे अगर कोई टर्म कोई नंबर उसके साथ मल्टीप्लाइड फॉर्म में होता है तो उसे हम लोग उस पूरे टर्म का या उस पूरे इक्वेशंस का कोफिशिएंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो कोफिशिएंट का क्या हो जाएगा? व्हेन any numeric value are multiplied with a variable, then it is called कोफिशिएंट। इज दैट क्लियर? तो एग्जाम्पल में हम क्या ले सकते हैं? जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 2/7x, नेक्स्ट आप देख सकते हो -9y², 5/3xy। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि मेरा जो वेरिएबल है x, उसके साथ में 2/7 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। ठीक है, हम इसको इसे कैसे लिख सकते हैं? 2/7 इंटू एक्स, तब जाके 2/7x बनता है। तो जब वेरिएबल के साथ कोई टर्म मल्टीप्लाई होता है नंबर के फॉर्म में, तो ये जो नंबर होता है वो मेरा क्या बन जाता है? कोफिशिएंट। इज दैट क्लियर? तो ये जरूरी रखना ध्यान कि वेरिएबल्स के ये जो होता है आपके राइट हैंड साइड में बैठता है, आगे में बैठता है। ठीक है, तो 2/7, -9, 5/3, ये सारे टर्म्स के क्या हो गए? कोफिशिएंट हुआ। इज दैट क्लियर? डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द कांस्टेंट। कोफिशिएंट हमेशा वेरिएबल के साथ आएगा एंड कांस्टेंट विदाउट वेरिएबल आता है, वो सिंगल न्यूमेरिक वैल्यू होता है। इज दैट क्लियर? अक्सर लोग कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट में कंफ्यूज होते हैं। आई होप नाउ दिस इज क्लियर कि व्हाट इज द टर्म, व्हाट इज कोफिशिएंट, व्हाट इज कांस्टेंट एंड व्हाट इज वेरिएबल। मैंने ये 4 क्लियर किया है। अब हम बात करते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में जो टर्म्स आते हैं कि हम कैसे डिफाइन करेंगे क्या टर्म है क्या नहीं, टर्म्स का नाम क्या देंगे। ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग टर्म्स के डिफाइन कर रहे हैं कि टर्म्स को हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ कुछ फ्लोचार्ट बनाया है और इस फ्लोचार्ट में हमने टर्म्स को जो अलग अलग नाम देते हैं या फिर उसकी जो कैटेगरी है वो यहाँ पे बता रही हूँ। तो ये कैटेगरी में क्या है? सबसे पहले मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। मोनोमियल नाम से आप लोग थोड़ा सा समझ रहे होंगे चीज़ें कि मोनोमियल, जब कोई अलजेब्रिक इक्वेशंस में मात्र सिंगल टर्म होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मोनोमियल। द टर्म हैविंग ओनली द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैविंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल। इज दैट क्लियर? मोनो मतलब होता है सिंगल। मोनो मतलब होता है सिंगल। अब मोनो का मतलब सिंगल होता है तो ऑफकोर्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहा कि हैविंग वन टर्म। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? इसका वन टर्म के में आप खाली कांस्टेंट टर्म को भी रख सकते हो क्योंकि वो भी मात्र एक टर्म है, जैसे कि 4, 7 -9/2 सॉरी -9/2 -4/7 -15। तो इस तरीके से क्या है, ये भी कांस्टेंट टर्म जो है वो एक टर्म है, वो अकेला खुद टर्म है और उसके साथ कोई टर्म नहीं है तो वो मोनोमियल में आएगा। और अगर कांस्टेंट किसी अदर टर्म्स के साथ अवेलेबल है
तो वो बाकी नेक्स्ट कैटेगरी में जाएगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे ऐसा कोई कंपल्शन नहीं होता है कि मोनोमियल में आप जो है खाली वेरिएबल्स के टर्म को ही रखिएगा तभी होगा, कांस्टेंट भी इसके अंदर में एकमात्र टर्म के अंदर रूप में कंसिडर हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ, जैसे मैंने बोला -2 5/3, ठीक है। अगर मैंने ले दिया खाली एक्स वाई, तो इसके साथ एक्स वाई दो वेरिएबल एक साथ है लेकिन अलग कोई मल्टीप्लाई प्लस और माइनस के साथ में अंतर नहीं आ रहा ना, दैट्स वाई दिस इज कंसिडर बी अ वन टर्म। फिर जैसे और एग्जांपल लें, अगर सपोज -2y या फिर -8/3 y², तो इस तरीके से जो टर्म्स है वो हमारा क्या कहलाएगा, मोनोमियल। क्योंकि -2 यहीं पे इक्वेशन खत्म और कुछ नहीं गिवन है, तो ये एक ही टर्म कंसिडर कर रहा है, इसलिए ये मोनोमियल। 5/3 इक्वेशंस खत्म, आगे कोई फर्दर प्लस और माइनस के साइन के साथ में अलग टर्म डिफाइंड नहीं है, तो यहाँ इक्वेशन खत्म, इसीलिए ये 5/3 अकेला टर्म है, दैट इज वाई इट इज कंसिडर एज मोनोमियल। सिमिलर वे -8/3 y², आगे कुछ आगे पीछे नहीं गिवन है, अदर कोई टर्म नहीं दिया है प्लस माइनस साइन के साथ में, तो यहाँ पे इक्वेशन खत्म, इसके लिए ये अकेला टर्म है और ये कंसिडर होगा मोनोमियल में। इज दैट क्लियर? सेकेंड कैटेगरी पे आते हैं, वो है बाइनोमियल। बाई का मतलब ही होता है 2, तो यानी कि हैविंग 2 टर्म्स इन इक्वेशन, ठीक है। अलजेब्रिक इक्वेशन में 2 टर्म की जरूरत, तो जैसे कि एग्जांपल 2x + 4 -5/3 x² + 4 या फिर -3, फिर जैसे सपोज ले ले हम 9y² + 7, ठीक है। तो इस तरीके से जब 2 टर्म आ रहा है और वो दोनों टर्म के बीच में प्लस या माइनस आ रहा है, तो वो जो है मेरा बाइनोमियल के अंदर जाएगा। जैसा कि हमने फर्स्ट टर्म के समय डेफिनेशन में पढ़ा कि 2 टर्म आपस में प्लस या माइनस के साथ में अंतर आना जरूरी है, अगर वो प्लस माइनस के साथ अंतर नहीं आ रहा है तो वो एक ही टर्म कंसिडर होता है। लेकिन यहाँ तो मेरा प्लस माइनस प्लस आ ही रहा है, तो इसलिए यहाँ पे 2 टर्म बन रहा है, तो ये मेरा बाइनोमियल में जाएगा। एग्जाम्पल से आप लोग को क्लियर हुआ। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ट्राइनोमियल। तो ट्राई मतलब ही होता है मेरा 3, ट्राई का मतलब होता है 3, तो इसमें क्या हो गया, हैविंग 3 टर्म्स इन इक्वेशन, हैविंग 3 टर्म्स इन इक्वेशन। जैसा कि एग्जाम्पल अगर लें तो 2x + 3y, 2x² + 3x - 4। नेक्स्ट इक्वेशन अगर लेते हैं -5/7 xy + 3x - 4, तो इस तरीके से क्या होता है, 3 टर्म के साथ में जब इक्वेशन बन रहा है तो उसे ट्राइनोमियल कहते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे ये सिलेबस के में खाली 3 टर्म समझाया हुआ है, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। पर इसके अगर आगे चलते हैं तो उसे हम लोग कह देते हैं पोलिनोमियल। पोलिनोमियल एक छोटा सा आपको खाली दे रही हूँ हिंट, होता क्या है कि जब 3 टर्म से ज़्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर में डिफाइन होता है, अलग टर्म्स देखने को मिलते हैं 3 टर्म से ज़्यादा, तो वो पॉलिनोमियल के अंदर कंसीडर हो जाता है। जैसे कि 4 टर्म के साथ, 5 टर्म के साथ, तो वो पॉलिनोमियल में आ जाता है। इज दैट क्लियर? तो ये थोड़ा सा एक हिंट था। ओके, अब हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बात आ जाते हैं करने के लिए। तो लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होता है, देखो पॉज करो। तो हमने इक्वेशंस को जो है वो टर्म्स के हिसाब से डिफाइन किया था कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होता है। अब यही टर्म्स को एक अलग डेफिनेशंस के साथ फिर डिफाइन कर रही हूँ। टर्म्स को अगर हम लोग को कोई पूछा, आपको 2 तक के क्वेश्चन दे दिया और बोला कि इसमें से आप बताओ कि कौन लाइक है और कौन अनलाइक, तो ये क्या है, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म क्या होता है, अभी हम लोग पढ़े नहीं है, तो वो चीज़ हम लोग अब डिस्कस करने जाते हैं। तो अगेन टर्म्स को फिर 2 पार्ट में बांटा है, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। देखो सिंपल सा बात है, लाइक और अनलाइक, जो चीज़ हमें एक जैसी सी लगती है उसको हम लोग एक कैटेगरी में डालते हैं, और जो हम लोग को थोड़ी डिफरेंट सी लगती है, डिफरेंट कैरेक्टर होता है उसका, डिफरेंट लेटर्स होता है, उसको हम लोग दूसरी जगह पे डालते हैं, राइट। तो यही काम यहाँ पे करना है लाइक में और अनलाइक में। लाइक के अंदर में हमको क्या करना है, जैसे आपको कोई इक्वेशन में 4-5 सम दिया है और आइडेंटिफाई करना है कि बताओ कि कौन एक ही जात के नाव पे सवार है, ठीक है। एक ही जात के नाव पे सवार मतलब कि कौन सेम फैमिली से बिलोंग करता है, तो उसको हमको लाइक में डालना है, और जो नहीं बिलोंग करता है, अलग अलग लग रहा है, उसको हम लोग अनलाइक में डालना है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर ध्यान रखोगे तो बहुत ईजिली मेथड समझ में आएगा। तो लाइक टर्म क्या होता है
इसका डेफिनेशन क्या होता है कि हैविंग सेम न्यूमेरिक लेटर्स, हैविंग सेम लिटरल फैक्टर, और इसमें क्या होता है नॉट हैविंग सेम लिटरल फैक्टर। अब ये लिटरल फैक्टर क्या होता है, नॉट हैविंग सेम लिटरल फैक्टर। अब ये लिटरल फैक्टर क्या होता है, तो जैसे मैंने बताया ना कि एक जैसी फैमिली से बिलोंग करता हुआ जो दिखता है उसको हम लोग को एक साइड डालना है, तो ये लिटरल फैक्टर एक्चुअली में वही है। एग्जाम्पल से आप समझिए, जैसे अगर मैं आपको बोलूं -3a² b 4ab² 5a² b और 9/2ab²। अब आपको बोला जाए कि इसमें से बताइए लाइक टर्म कौन सा है, तो a² b ये मेरा लाइक टर्म बनेगा। क्यों, देखो इसके कोफिशिएंट्स में मत जाना, हमको लिटरल फैक्टर देखना है, यानी कि वेरिएबल्स के टर्म देखने हैं। a² b तो ये एक ही फैमिली हुई, तो हम लोग इसको उठा के लाइक टर्म में डाल दिए। ab² ये भी मेरी सेम फैमिली हुई, लेकिन ये अनदर फैमिली हो गई। a² भी अलग हो गया, ab² अलग हो गया, तो ab² मेरा ये क्या हो गया, अनलाइक हो गया, सॉरी ये भी मेरा लाइक में चला गया। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से हमको सेपरेट करना है। अब जैसे अनलाइक, तो अनलाइक में सपोज अगर मैं एग्जांपल दूं 2a² b 5/7 a b 9b²। अब तुमको बोला जाएगा कि बताओ ये लाइक टर्म है कि अनलाइक, तो ऑफकोर्स ये क्या होगा मेरा अनलाइक। क्यों, a² b आपको कहीं और देखने को मिल रहा है नहीं, तो हम किसी और के साथ में इसका पेयर नहीं बना सकते। ab आपको कहीं और देखने को मिल रहा है, खाली ab नहीं, इसका भी हम कोई पेयर नहीं बना सकते। और b² इसका कोई पेयर मिल रहा है नहीं, तो इस तरीके से क्या है कि ये तीनों की फैमिली डिफरेंट है, ये लोग एक फैमिली के बच्चे नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो गया, ये अनलाइक में चला गया। और यहाँ क्या था कि मेरे को a² b एक फैमिली के बच्चे मिल गए, तो मैंने उसको लाइक पेयर बनाया और लाइक में डाला। ab² ये भी एक फैमिली के बच्चे मिल गए, तो इसको भी मैंने उठाया और लाइक फैमिली के लाइक पेयर के फैमिली में डाल दिया। इज दैट क्लियर? तो टर्म्स के बेसिस पे ये एक दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए लाइक और अनलाइक आप सेपरेट करो तो कैसे करना है। इज दैट क्लियर? इट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये एक मार्क्स के अंदर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इज दैट क्लियर? ओके, मूव टुवर्ड्स, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अब समझते हैं कि ये टर्म्स को अगर हम लोग को ऐड सब्ट्रैक्ट करना बोला जाए तो कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, टर्म्स को अगर आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करना जाए इक्वेशंस वगैरह को, ये वीडियोस को मैं अब नेक्स्ट अपलोड करूंगी। अभी इस में आपका मेन ये था डेफिनेशंस वगैरह को क्लियर करना, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना विद एन एग्जांपल। अब इसको हम यूज में कैसे लेंगे, इसका कैसे एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, ये मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।